अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। डॉक्टर एलिस पिसानी ये जब भी फारिग होती हैं अपनी लैब में जाती हैं, वर्चुअल रियलिटी के ग्लासेस उठाती हैं और अपनी आंखों पर लगाती हैं। इन हेडसेट्स के ज़रिए यूनिवर्स का मुशाहिदा करना शुरू कर देती हैं। जी हाँ, मैं आपको लेकर चलता हूँ ऑगमेंटेड सॉफ्टवेयर की तरफ, जो कि इन्होंने खुद बनाया है और ये इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए यूनिवर्स में घूमती फिरती हैं। इन्हें हर जगह पर गैलेक्सीज नज़र आती हैं, गैलेक्सीज में स्टार्स नज़र आते हैं, सोलर सिस्टम्स नज़र आते हैं, ब्लैक होल्स नज़र आते हैं। लेकिन घूमते घूमते ये एक ऐसी जगह पर पहुंचती हैं जहां कुछ भी मौजूद नहीं है, जहां से हमें रोशनी नज़र नहीं आ रही, रोशनी की किरणें हम तक पहुंच नहीं रही। यहाँ पर ना तो गैलेक्सीज हैं और ना ही स्टार्स। इन इलाकों को वॉइड्स कहा जाता है, यानी ऐसे इलाके जहां कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहबा यहाँ पर जाकर बहुत ज़्यादा फैसिनेट होती हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें दिलचस्पी है इन इलाकों में, क्योंकि वो जानना चाहती हैं कि ये इलाके कैसे बनते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि एलिस पिसानी एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है और इनका काम यह है कि ये कंप्यूटेशंस करती हैं, ये डाटा कलेक्ट करती हैं और उसमें डिफरेंट किस्म के पैटर्न्स फाइंड आउट करती हैं और कंप्यूटेशनल एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं। इन्होंने अपने ही एक स्टूडेंट से इस सिमुलेशन को बनवाया है। इस स्टूडेंट का नाम है बोनी यू वैंग, जिन्होंने इस सिमुलेशन को बनाया है। ऑगमेंटेड रियलिटी मॉडल है यूनिवर्स का। इन दोनों का आमना सामना हुआ कूपर यूनियन ऑफ एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड आर्ट न्यूयॉर्क सिटी में, और फिर पिसानी ने दावत दी वैंग को कि आप आइए और मेरे लिए ये सिमुलेशंस बनाइए, मैं आपको डाटा प्रोवाइड करती हूँ। इनके पास डाटा बहुत ज़्यादा था। इन्होंने 100 मिलियन लाइट ईयर का डाटा वैंग को प्रोवाइड किया। यानी आप यहाँ पर खड़े हैं तो 100 मिलियन ईयर्स तक जो रोशनी सफ़र करेगी, अब आप उसको गोलदारे में लें, पूरा गोलदारे में लें, क्योंकि ये मैंने आपको रेडियस बताया। इसके अंदर जितनी भी गैलेक्सीज होंगी उनका डाटा इन्होंने प्रोवाइड किया ताकि हम एक ऑगमेंटेड सॉफ्टवेयर बना सकें। मैं आपको ये बताता चलूं कि ये ऑगमेंटेड सॉफ्टवेयर हमें वॉइड्स के बारे में फ़िलहाल बहुत कम इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन वॉइड्स 1980 तक हम ये समझते रहे कि इनके अंदर कुछ मौजूद है, ये बिल्कुल खाली है और यहाँ पर किसी किस्म का विजिबल मैटर हमें नज़र नहीं आता। यहाँ पर किसी किस्म की गैलेक्सीज नहीं है, यहाँ पर किसी किस्म के सोलर सिस्टम्स नहीं हैं। लेकिन आज हम ये जानते हैं कि इनके अंदर गैलेक्सीज मौजूद होती हैं, इनके अंदर सोलर सिस्टम्स भी होते हैं, लेकिन वो इतने कम होते हैं कि ये हमें दूर से देखने में बिल्कुल डिफरेंट नज़र आते हैं। वर्ड्स में हमारी दिलचस्पी इसलिए भी बढ़ती गई क्योंकि हमें यह लगता है कि शायद इन जगहों से हमें कुछ नई चीज़ों के बारे में बहुत से दिलचस्प क्लूज़ मिल सकते हैं। मसलन मैं बात कर रहा हूँ डार्क मैटर की। हमारी कायनात का सिर्फ 5% विजिबल मैटर से बना हुआ है, यानी वो चीज़ें जो हमें नज़र आती हैं, सूरज, चाँद, सितारे, स्यारे और ब्लैक होल्स। लेकिन 27% हिस्सा एक ऐसे मैटर से बना है जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम जांच नहीं सकते, जिसके साथ किसी भी किस्म का मैटर इंटरेक्ट नहीं कर सकता। इसे डार्क मैटर कहते हैं। और 67% डार्क एनर्जी है। हमारी दिलचस्पी इन वॉइड्स में डार्क मैटर की वजह से है, क्योंकि हमें यह लगता है कि शायद ये हमें डार्क मैटर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ मालूमात दे सकते हैं। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ स्टैंडर्ड पार्टिकल मॉडल में। स्टैंडर्ड पार्टिकल मॉडल फिज़िक्स का एक ऐसा मॉडल है जो कि हमें बताता है कि हमारी कायनात किन पार्टिकल से, सब एटॉमिक पार्टिकल से, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। इनमें सबसे अहम पार्टिकल्स जो इस वीडियो के लिहाज से बहुत अहम है, उन्हें न्यूट्रिनोज कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो आपको नज़र आ रहा है कि आप पार्टिकल्स भी देख सकते हैं,
क्वार्क्स आपको नज़र आ रहे हैं, आपको लेप्टॉन्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ इन पार्टिकल के इंटरेक्शन की वजह से जो फोर्सेस प्रोड्यूस होती हैं आपको वो फोर्सेस भी नज़र आ रही हैं, और साथ आपको हिग्स बोसॉन भी यहाँ पर मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम सबसे निचली रो में आ जाएं तो आपको यहाँ पर लेप्टॉन्स मिलेंगे, और इन लेप्टॉन्स में आपको न्यूट्रिनोज मिलेंगे। 3 किस्म के न्यूट्रिनोज यहाँ पर दर्ज हैं, इलेक्ट्रॉन, मुऑन और टॉ। न्यूट्रिनोज को घोस्ट पार्टिकल्स भी कहा जाता है, यानी भूत भी कहा जाता है, और उसकी वजह यह है कि ये तकरीबन मिलियंस, लाखों में मेरे जिस्म से भी गुजर रहे हैं, आपके जिस्म से भी गुजर रहे हैं बहुत थोड़े टाइम में, लेकिन ये मैटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। इनकी स्पीड रोशनी के स्पीड के करीब करीब है, लेकिन क्योंकि ये न्यूट्रल हैं और मैटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, इसलिए हमें मालूम नहीं होता। न्यूट्रिनोज पैदा होते हैं स्टार से, स्टार के फ्यूजन रिएक्शन से न्यूट्रिनोज पैदा होते हैं, और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट के पास पास ट्रैवल करते हैं। हम जब इस वर्ड की बात करते हैं तो ना सिर्फ हमें ये अंदाज़ा होता है कि हमें न्यूट्रिनोज के बारे में इस वर्ड से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, जो कि हम आगे भी डिस्कस करेंगे अगली वीडियोज़ में इसी सीरीज़ की। साथ साथ ये वर्ड्स जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि आइंस्टाइन ने दी, उसे भी सच साबित कर सकती है। अब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को छोटे पैमाने पे तो हमने देखा है कि वो होल्ड करती है, वो हमें नज़र आती है कि हर जगह पर मौजूद है, और एक्सपेरिमेंटली हम उसे प्रूव कर सकते हैं। लेकिन इतने बड़े हिस्से पर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रूव करना, इसमें साइंसदानों की बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, क्योंकि स्पेस टाइम जो चादर है उसमें मैटर ना होने की वजह से रोशनी का बिहेवियर डिफरेंट है। यह बिहेवियर किसी भी लॉ से हटकर नहीं है, लेकिन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिस किस्म का बिहेवियर हमें बताती है, क्या रोशनी वैसे ही बिहेव करती है, इस चीज़ में भी साइंसदानों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं आपको ये भी बता दूं कि वर्ड्स की डिस्कवरी 1970 की दिहाई में हुई, और उस वक्त बहुत ज़्यादा शौक लगा साइंसदानों को, क्योंकि साइंसदान ये समझते थे कि कायनात हर जगह पर ऐसी है जैसे कि हम करीब करीब देख रहे हैं। और जब साइंसदानों ने कायनात को एक्सप्लोर करते करते उनका वास्ता पहले वॉइड से पड़ा तो वो एकदम हिल गए, क्योंकि अब तो कायनात होमोजीनियस नहीं रही। उन्हें लगा कि ये तो एक बहुत बड़ा गड्ढा पड़ गया है उनकी सोच में, क्योंकि वो तो ये समझते थे कि जिस तरीके से हम हर जगह गैलेक्सी, स्टार्स और चमकती हुई चीज़ें कायनात में नज़र आती हैं, कायनात में कोई ऐसा इलाका है ही नहीं जो कि इससे मुख्तलिफ हो। यही चीज़ हमें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन भी बताती है। ये वो रोशनी है जब कायनात बनी उस वक्त, उस धमाके के फ़ौरन बाद ये रोशनी पैदा हुई। तकरीबन 3,80,000 साल बाद ये रोशनी पैदा हुई बिग बैंग के, और आज तक ये रोशनी ट्रेवल करते हुए हम तक पहुंच रही है। लेकिन अब ये रोशनी विजिबल रेंज में नहीं है, क्योंकि जब ये रोशनी पैदा हुई तकरीबन 14 बिलियन साल से कुछ वक्त पहले, तो हमारे पास ये रोशनी बहुत सी इंफॉर्मेशन लेके आ रही है, लेकिन कायनात आहिस्ता आहिस्ता फैलती जा रही है, और जब रोशनी की वेव कायनात में से होती हुई हम तक पहुंच रही है, स्पेस टाइम फैल रहा है, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेच होती जा रही है। अब उसके साइकिल बड़े होते जा रहे हैं, उसकी वेवलेंथ बड़ी होती जा रही है, और वो विजिबल लाइट में नहीं रहती। जब हम इस रोशनी की वेव्स को, जो कि अब माइक्रोवेव में आ चुकी हैं, विजिबल लाइट से मूव हुए, पहले स्ट्रेच हुई, इंफ्रारेड में गई, फिर और स्ट्रेच हुई और माइक्रोवेव में आ गई, क्योंकि ये बहुत दूर से हमारे पास आ रही है, तकरीबन 14 बिलियन साल के करीब दूरी से हमारे पास आ रही हैं। तो अब ये माइक्रोवेव बैंड में जा चुकी हैं, और जब इनको हम देखते हैं तो हमारे पास एक प्लॉट आता है। हमारे स्पेस स्टेशंस ने और स्पेस क्राफ्ट ने पूरा का पूरा मैप बनाया है, और उस मैप में हमें जब CMBs नज़र आती हैं तो वो बिल्कुल होमोजीनियस नज़र आती हैं। हमें कोई ऐसी जगह नज़र नहीं आती जहाँ पर कुछ नहीं है। वॉइड हमें यहाँ पर उस तरीके से नज़र नहीं आते। तो हमें तो ये लगता है कि पूरी कायनात होमोजीनियस है, और यही चीज़ हमारे लॉज भी हमें बता रहे हैं।
फिर ऐसा क्या है कि हमें अचानक एक बहुत बड़ा ऐसा हिस्सा मिल गया जिसके अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है, जो कि बहुत डिफरेंट है बाकी कायनात से, जहां गैलेक्सीज की डेंसिटी वो है ही नहीं जो कि हमें आम कायनात में मिलती हैं। स्पेस में ऐसे इलाकों की जहां पर गैलेक्सीज मौजूद ही नहीं है। जी हाँ, ये वो इलाके हैं जो दूर से बगैर रोशनियों के नज़र आते हैं, जैसे कि शायद लोड शेडिंग हुई हो। इन इलाकों को वॉइड्स कहा जाता है और यहाँ पर गैलेक्सीज ना होने के बराबर हैं। वॉइड्स को वैसे तो 1970 की दिहाई में जांच लिया गया था, लेकिन साइंसदानों को इस पर यकीन लाते लाते बड़ा वक्त लगा। 1986 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कंफर्म किया कि वॉइड एग्जिस्ट करते हैं। वॉइड्स के बारे में थॉमसन और कृष्णर ने सबसे पहले हमें बताया, और फिर एक्सपेरिमेंटल सर्वेस करके उन्होंने बताया, डाटा को एनालाइज करके, कि वाकई जो चीज़ हमने सोची थी, स्पेकुलेट की थी 70s में, वो वाकई एग्जिस्ट करते हैं। और वॉइड्स ऐसे नहीं है कि एक दो हैं, कायनात में हर जगह पर वॉइड्स अब हमें नज़र आने शुरू हो गए हैं। तो फिर वॉइड्स का भी मैप होना चाहिए। जब हम गैलेक्सीज के मैप बना रहे हैं, हम कायनात को क्लस्टर और सुपर क्लस्टर्स में तोड़ते जा रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं, तो फिर वॉइड्स के भी मैप्स होने चाहिए। जो जो हम कायनात में ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं, हमें यह नज़र आ रहा है कि वॉइड कायनात का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर हम कायनात को बड़ी तस्वीर में देखें, तो मैं आपको यहाँ पर एक अक्स दिखा रहा हूँ, और ये अक्स कायनात का है, जहां आपको एक वेब नज़र आ रहा है, आपको एक जाल नज़र आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे स्पाइडर ने, मकड़ी ने एक जाल बिछाया हो। इसे कॉस्मिक वेब कहते हैं। और ये वो इलाके हैं, स्पेशली जो जाल आपको नज़र आ रहा है, ये वो इलाके हैं जहां पर मैटर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गैलेक्सीज हैं, जहाँ पर सोलर सिस्टम्स हैं, जहाँ पर ब्लैक होल्स हैं। ये वो लड़ियाँ हैं, जो चमकती हुई लड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये वो इलाके हैं जहाँ पर विजिबल मैटर से बनी हुई चीज़ें हमें मिलती हैं, जो कि 5% है हमारी कायनात का। लेकिन इसी जाल के अंदर आपको बहुत से ऐसे इलाके भी नज़र आएंगे जो कि काले रंग के हैं। ये बहुत बड़े बड़े वॉइड्स हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि कॉस्मिक वेब वॉइड से भरा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे शहरों में मुख्तलिफ सड़कें चल रही होती हैं और उनके बीच में आपको खाली जगह नज़र आ रही हैं। मैं आपको एक और मॉडल से इसकी तशबीह देता हूँ, वो है स्विस चीज़। स्विस चीज़ आम चीज़ से फ़र्क रखती है क्योंकि उसके अंदर बड़े बड़े सुराख होते हैं। अब सवाल ये है कि स्विस चीज़ मॉडल में क्या ऐसी चीज़ आई जिसने इतने बड़े बड़े सुराख कर दिए। नॉर्मल चीज़ में इतने बड़े बड़े सुराख किस चीज़ ने किए, इस पर बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। एक मशकूक किरदार डार्क मैटर है। जी हाँ, डार्क मैटर, जिसके बारे में 1980 की दिहाई में फ्रिट्स विकी ने हमें बताया था कि हमारी कायनात में ऐसा मादा भी एग्जिस्ट करता है जो कि एक तो बहुत ज़्यादा है और दूसरा वो बहुत ज़्यादा वज़न रखता है। क्योंकि फ्रिट्स विकी ने एक गैलेक्सी को बहुत दूर से देखा और उसकी जो एंगुलर रोटेशन है, उसकी जो एंगुलर स्पीड है, उसको मेजर किया और उसके मैस को, उसके वज़न को देखा, तो पता चला कि ये तो बहुत तेज़ी से रोटेट कर रही है। इसका मैस तो वहाँ पर इतना नहीं है जितनी तेज़ी से मूव कर रही है। और स्पेशली अगर आप गैलेक्सी के बाहर की तरफ आएँ तो आपको यहाँ पर दो कर्व नज़र आ रहे हैं, एक वो जो एक्चुअल है और एक वो जो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा। तो आखिर इतनी रोटेशन जो तेज़ हो रही है, इसका मतलब यह है कि इसका मैस बहुत ज़्यादा है। वो मैस कहाँ पर है? उनका ये ख्याल था कि जिस गैलेक्सी की वो बात करें वो तकरीबन 6 गुना ज़्यादा मैस रखती है, लेकिन जो विजिबल लाइट में हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं उससे लगता है कि 1 यूनिट मैस है, फ़र्ज़ कीजिए। लेकिन जो एंगुलर स्पीड थी उससे अंदाज़ा हो रहा था कि इसका 6 यूनिट मैस है। अब बाकी मैस कहाँ था? वो चीज़ जो कि बाकी मैस रखती है उसे डार्क मैटर का नाम दिया गया। हम उसे मेजर नहीं कर सकते, हम उसे देख नहीं सकते, हम उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आप एक क्रिसमस ट्री को रात को देखते हैं, इसके ऊपर आपको जगमग करती हुई बत्तियां तो नज़र आती हैं, लेकिन नीचे जो आपको एक स्कैफोल्ड नज़र आता है जो कि दरख्त खुद है, जिसके ऊपर आप जगमग बत्तियां लगाते हैं, ये पूरा का पूरा दरख्त
डार्क मैटर है। और इसके ऊपर जो जगमग बत्तियां आपने लगाई हैं वो है विजिबल मैटर। बिल्कुल इसी तरीके से हमें ग्रेविटी से पता चलता है कि हमारी कायनात में डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है और वो अंडरलाइंग स्कैफोल्ड है, वो नीचे छुपा हुआ है और उसके ऊपर विजिबल मैटर एक खूबसूरत समा पैदा कर रहा है, मुख्तलिफ पाथवेज हैं। तो साइंसदानों को अब ये तो अंदाज़ा हो गया कि डार्क मैटर अंडरग्राउंड है और उसके साथ साथ हमें पता चला कि उसके ऊपर वाइट मैटर हमें नज़र आ रहा है और वही चीज़ें हमें पाथवे के तौर पर नज़र आ रही है। लेकिन साथ ही वॉइड्स हैं। वॉइड्स को शुरू में हमने इग्नोर किया क्योंकि हमारा ज़्यादा ध्यान था, पहले तो ध्यान था विजिबल मैटर की तरफ और फिर चला गया डार्क मैटर की तरफ। हमने वॉइड्स को कभी भी सीरियसली नहीं लिया। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हमें अंदाज़ा हो रहा है कि वर्ड्स बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। ये तो हमें बिग बैंग के बारे में बता सकते हैं, ये हमें कायनात के स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हैं, उसके इर्तिका के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वॉइड्स मुख्तलिफ शक्लों के हैं, इनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, इनकी शेप भी डिफरेंट है। इसलिए हम अब इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा लेना चाहते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, इनका मैप बनाना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि वॉइड्स कहाँ पर हैं, कहाँ पर वॉइड्स बड़े हैं, कहाँ पर वॉइड्स छोटे हैं, कहाँ वो करीब हैं, कहाँ वो दूर हैं और फिर उनके इर्द गिर्द उनके होने से क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये डेटा लेना एक बहुत बड़ा मसला है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वर्ड्स कायनात की तरह वर्ड्स भी ऐसा ऐसा बढ़ रहे हैं। तो कायनात एक्सपैंड कर रही है, वर्ड्स भी एक्सपैंड कर रही है। अब वर्ड्स जब एक्सपैंड कर रहे हैं तो हमें रोशनी के आने से पता चलता है, जब रोशनी दूर की गैलेक्सी से हम तक आती है और कायनात एक्सपैंड कर रही है और स्पेस टाइम भी एक्सपैंड कर रहा है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेवलेंथ बड़ी होना शुरू हो जाती है और वो रेड कलर की हो जाती है। तो रोशनी शुरू होती है सपोज वाइट कलर से, येलो कलर से, और वो आहिस्ता आहिस्ता रेड कलर तक आती है। तो हमें पता चल जाता है कि ये जो गैलेक्सी जिसे हम देख रहे हैं हमसे दूर जा रही है। अब अगर वो गैलेक्सी हमसे और ज़्यादा दूर है तो अब ज़्यादा शिफ्ट होगी। मैं आपको यहाँ पर स्पेक्ट्रम भी दिखा रहा हूँ तो अंदाज़ा हो जाएगा कि विजिबल लाइट में सपोज एक सुपरनोवा हुआ और उसके बाद रोशनी हम तक आई, तो अब आहिस्ता आहिस्ता रोशनी बढ़ती जा रही है क्योंकि स्पेस बढ़ रही है। तो वो पहले क्या होगी, वो रेड कलर में जाएगी विजिबल स्पेक्ट्रम में, येलो कलर, ऑरेंज कलर, और फिर वो रेड कलर में चली जाएगी। रेड कलर के बाद फर्ज किया अभी भी हम तक नहीं पहुंचती तो वो इंफ्रारेड में चली जाएगी। इसलिए जेम्स वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड बैंड को देखती है क्योंकि वो बहुत पुरानी गैलेक्सीज को देखना चाहती है जो कि बिग बैंग के बाद बनी उन गैलेक्सीज को देखना चाहती है। इसलिए हम इंफ्रारेड रीजन में लेके गए उसे, हमने उसे विजिबल लाइट में नहीं रखा। तो अब रोशनी करते करते बढ़ते बढ़ते इंफ्रारेड में चली जाती है। फर्ज किया अभी भी उसे कोई सेंसिंग टेलीस्कोप नहीं मिलती तो अब वो उससे भी बढ़ते बढ़ते आहिस्ता आहिस्ता माइक्रोवेव में चले जाएगी। और हमें याद है कि कॉस्मिक बैकग्राउंड माइक्रोवेव रेडिएशन जो कि बिग बैंग के साथ मार्ज़ वजूद में आई थी, जब बिग बैंग हुआ तो उसके बाद वो रेडिएट हुई थी और अब वो हमें माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम में जाकर मिल रही हैं। मैं आपको यही चीज़ यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो हमारे पास जो रोशनी आ रही है वो आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होती जा रही है और वो अपनी शक्ल भी बदल रही है, अपना रंग भी बदल रही है और वो साथ साथ हमें इंफॉर्मेशन भी दे रही है कि वो कितनी दूर से आ रही है। लेकिन यही रोशनी जब वॉइड से हम तक आती है तो हमें बहुत बड़े मसले का सामना करना पड़ता है और वो मसला ये है कि हम वॉइड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। ये रोशनी हमें वॉइड्स के बारे में गलत इंफॉर्मेशन दे देती है जिसकी वजह से वर्ड्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हमने इसका हल क्या ढूंढा, इसे हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्तियाँ ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।